तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, टेस्ट है आप लोगों का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और टेस्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होंगे और मैं भी हूँ टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। और साइंस का ये टेस्ट तीसरा है। आइए देखते हैं कि कौन किसमें इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कौन करता है, ठीक है। 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गेस किया हुआ 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन हैं। देखते हैं कि 20 में से कितना नंबर कौन लाता है और कौन टॉप करता है इसमें, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को पूरा मतलब कंपेरिजन करने के बाद कि कितना सही है कितना गलत, लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप टेस्ट दीजिएगा, मन से दीजिएगा, ठीक है। और सही सही आंसर आप चूज़ कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि आपके फ्रेंड भी इस टेस्ट को दे सके, ठीक है। और चैनल पे अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और चलिए, आज के टेस्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग अपना थोड़ा दिमाग उमाग फ्रेश कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, हम टेस्ट का पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है टेस्ट का। और पहला प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। बताइए कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वर्धिकायिक जनन द्वारा, कि अलैंगिक जनन द्वारा, कि लैंगिक जनन द्वारा, कि बीजाणु निर्माण द्वारा। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो किनके द्वारा होती है, ठीक है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से आप भी पढ़ के सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका सही, ठीक है। और आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए, फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, सोचिए समझिए, फिर इसके बाद आंसर टिक कीजिए। चलिए, आंसर दीजिए जल्द से। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी फास्ट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, फिर मैं आंसर बताऊंगा, उससे मैच कराना है आप लोगों को। साथ ही साथ ये भी देखना है कि कौन गलत है कौन सही है, अगर गलत हो रहा है तो तुरंत याद करिए। चलिए, आई होप आपने ऑप्शन दे दिया होगा, अपना सही आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। तो जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है स्टूडेंट, वह किनके द्वारा होती है तो लैंगिक जनन द्वारा होती है। किसके? लैंगिक जनन। ब्लैक पेन ले लूँ, लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है। तो लैंगिक जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि कीट परागण होता है, जो कीट परागण होता है मक्का में, कि वेलिस्नेरिया में, कि साल्विया में, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कि कीट परागण होता है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी से रिप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप रिप्लाई कीजिए कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा सही। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, ठीक है। इतना टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। आई होप सबने कमेंट कर दिया होगा और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कीट परागण जो होता है स्टूडेंट वो साल्विया में होता है। क्या? साल्विया में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया होगा, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया होगा सभी लोगों का आंसर सही है, ठीक है। रफ कॉपी कलम लीजिए और यहाँ पे स्कोर भी अपना चेक करते हैं कितना सही है कितना गलत, लास्ट में स्कोर बताना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए उसको ध्यान से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, और ऑप्शन बी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, कि ऑप्शन डी हीलियम या नाइट्रोजन। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। समय दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसको पढ़ के अच्छे तरीके से सोच समझ के आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन गलत हो चाहे सही हो, लेकिन कमेंट तो सबका आना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए बताइए, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। और आंसर आना चालू हो गया, यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर भी दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का मैं बताने जा रहा हूँ, मिला लीजिएगा अपने आंसर से। कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है स्टूडेंट। तो हीलियम या नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, हीलियम या नाइट्रोजन गैस को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि ये तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, इसको तो आपको किसी को मतलब बताना है। मैं इसमें थोड़ा भी हिंट नहीं दूंगा, आप पढ़े हैं तुरंत बताइए इसके अनुसार कि Fe2O3 प्लस 2Al इसके साथ अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe बना रहा है। तो ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है बताइए कि किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया इसमें हो रही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है कि वियोजन अभिक्रिया हो रही है कि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बताइए ऊपर जो अभिक्रिया दी रही है बताइए इनमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, आप अपने बताइए, क्योंकि प्रश्न आपने पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट फास्ट रिप्लाई, इसका एक भी लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का ही वो विकल्प प्रश्न है, समझ रहे हैं। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, सबका कमेंट आना चाहिए, कोई एक ऐसा लड़का नहीं होना चाहिए जिसका कमेंट ना आए। सबका कमेंट चाहे वो गलत आए चाहे सही है, लेकिन आना चाहिए कमेंट। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन कौन होगा सही। तो हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया स्टूडेंट, और मेरे आंसर का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने की। जो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो हो रही है स्टूडेंट, वो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन? वो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है स्टूडेंट। जितने लोगों ने ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा सबका एकदम सही रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अणु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि अणु अम्ल के साथ क्या करता है, संयोग करता है, और संयोग करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालता है। वो कौन सा तत्व है? क्लोरीन है कि तांबा है कि जस्ता, जस्ता को जिंक भी कहते हैं, कि सल्फर है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए फटाफट आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए, वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसरों का। ठीक है, जल्दी से बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, इसलिए मैं वक्त दे रहा हूँ कि ताकि सभी लोग अच्छे से कमेंट कर पाएँ। ठीक है, कि एक लोग कभी छोटे नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, तभी मैं सही आंसर इसका बताऊँगा, फिर मैच कराइएगा आप लोग। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, इतना टाइमिंग बहुत आप लोगों के लिए है, और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर आप लोगों को बताने के लिए। मैच कराइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व पूछ रहा है कि जो अणु अम्ल के साथ संयोग करके क्या बना रहा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस निकालता हो। ठीक है, वो कौन सा तत्व है? तो वो है आपका जस्ता या जिंक। जस्ता क्या करता है? अणु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ, इसका आंसर दीजिए आप लोग। कह रहा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, कि प्रोटीन एवं वसा के, कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के, कि इन सभी के। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोलॉजी का यह प्रश्न है, बहुविकल्पीय, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए प्रोटीन, प्रोटीन एवं वसा के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के, इन सभी के। बताइए चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई होप हमको लगता है सभी लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा कि क्या सही होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने, मैच करा लीजिए। कह रहा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो देखिए अग्नाशयी जो रस होता है वो प्रोटीन के में भी सहायक होता है, प्रोटीन एवं वसा के रूप में भी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के भी, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर, मतलब इन सभी के रूप में। ठीक है, इन सभी में अग्नाशयी रस पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, कि प्रकाश संश्लेषण, कि वाष्पोत्सर्जन, की प्रोटीन। बताइए प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो सकता है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है स्टूडेंट। चलिए फटाक से आंसर बताइए कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आई होप सबने आंसर अपना दे दिया है स्टूडेंट, और मैं जा रहा हूँ आंसर इसका सही बताने, आप लोग मैच करा लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके होम स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण
ठीक है, ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त करते हैं? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 32 की 34 की 36 की 38। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर सबका आना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसरों का। जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट फास्ट रिप्लाई आप कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बताइए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद आंसर दीजिए आप लोग। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, और बारी आती है हमारी आंसर बताने की, और मैं आंसर बताने जा रहा हूँ फाइनली। और आप लोग मैच करा लीजिए। कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो स्टूडेंट कितने? तो 38। कितना? 38 मतलब 38 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है, 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां का आपने सही उत्तर दे दिया, और मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, और इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है। बताइए कि ऊर्जागृह किसे कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, कि राइबोसोम्स को कहा जाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कि लाइसोसोम्स को कहा जाता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है? क्या कहलाता है स्टूडेंट बताइए? क्लोरोप्लास्ट, की राइबोसोम्स, की माइटोकॉन्ड्रिया, के लाइसोसोम्स? बताइए कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही आंसर देंगे भी इसका, ठीक है। मैं आगे से क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले ही, और आपको याद होगा तो प्लीज़ सही इसका जरूर बताइएगा, उत्तर गलत नहीं बताइएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद से कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोगों को सही बताने के लिए। तो आई होप सबने क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बता दिया है। बारी आती है मेरी बताने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। कह रहा है कि प्रचलित रूप से जो ऊर्जागृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जितने लोग भी ऑप्शन सी दिए होंगे सबका सही रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है, पढ़िए आप लोग, कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर है वो किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, कि हृदय में, कि त्वचा में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, कि दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? स्टूडेंट बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फास्ट रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी से आप फास्ट रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। और हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया है। अब बारी आती है मेरी इसका सही आंसर बताने के लिए, और तब मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए। अगर नहीं याद हो रहा है तुरंत याद कर लीजिए। कह रहा है यहाँ स्टूडेंट ये चीज़ कि दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो फेफड़ों में जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया है? सही आंसर। जितने लोग भी ऑप्शन ए दिए हैं सबका आंसर सही है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जो जाइलम का क्या कार्य होता है? बताइए। उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, कि जल का संवहन, कि भोजन का संवहन, कि अमीनो अम्ल का संवहन? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। फास्ट रिप्लाई कीजिए। ये क्वेश्चन सभी बताए गए हुए हैं। आई होप आपने सब लोग कुछ पढ़ा है, अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हैं, और अच्छे से टेस्ट का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर जो भी कंफर्टेबल फील हो रहा है कि हाँ ये ऑप्शन होगा, सभी लोगों ने दे दिया है। और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है कि वो क्या करता है? जल का संवहन करता है, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? कि जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। देखिए बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, इसका तो आंसर आप लोग सभी लोग देंगे, जानते हैं कि नहीं? सभी लोग को आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर भी क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.0 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम, कि 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 कूलाम, कि 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलाम, कि 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है स्टूडेंट? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप आपने सही आंसर बता दिया है, और मैं जा रहा हूँ
हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए, आप लोग मैच करा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका सही आंसर ये होगा स्टूडेंट कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है स्टूडेंट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया सबका आंसर सही है बिल्कुल पूर्ण रूप से, और जिनका गलत है वो याद कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि यही क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पे कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। किसी विद्युत परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा होती है उसका क्या मात्रक है, एम्पियर कि वोल्ट कि ओम कि वाट। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा सबका आना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न है, आपने पढ़ा भी है। चलिए सभी लोगों ने फटाफट कमेंट करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि कब आप सही आंसर देंगे, और फटाफट आप आंसर भी दे रहे हैं सही, बहुत लोग आंसर सही दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। और चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी विद्युत परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा होती है उसकी जो मात्रक होती है स्टूडेंट वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर मात्रक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होता हुआ जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया सबका सही आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 अगर क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। बताइए डायनेमो उत्पन्न करता है आवेश कि विद्युत वाहक बल करता है कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट कि डायनेमो उत्पन्न करता है। क्या डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है कि विद्युत वाहक बल कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है। आई होप आप लोगों ने आंसर दे रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि वो भी आप सही दे रहे होंगे। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया है जो भी सही आप लोग को लग रहा है। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए और मेरे आंसर से आप लोग मैच कराइए कि आपका सही है या गलत है। तो डायनामो उत्पन्न करता है, डायनामो जानते हैं क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल करता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है सबका समझ लीजिए सही आंसर है। ठीक है, चलिए अकाउंट भी करते रहिए कितना सही है कितना गलत, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, लकड़ी कि सूर्य कि जीवाश्मी ईंधन कि पवन। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है इन चारों ऑप्शनों में से। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि इसका रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का और कि इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, उम्मीद भी कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। लास्ट चरण चल रहा है, 1 महीना मात्र पेपर है, तो आपका आंसर सही आना चाहिए क्योंकि अब रिवीजन ही चल रहा है आप लोगों का, वो भी कंफर्म रिवीजन कि आपको सटीक याद होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर अपना दे दिया है। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो जीवाश्मी ईंधन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें नो डाउट आपको होना चाहिए, सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं और उसका सही आंसर आप लोग बताइए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपके होम स्क्रीन पे और क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। निकट रखने पर कैसा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो कह रहा है कि वह दर्पण कौन सा हो सकता है। बताइए समतल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण की उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ये अगर कोई वस्तु है किसी दर्पण के सामने अगर निकट रख रहे हैं तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और दूर रख रहे हैं तो उल्टा बन रहा है। आखिर वो दर्पण कौन सा हो सकता है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए। समतल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण की उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या होगा सही आंसर स्टूडेंट बताइए आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। ठीक है, दे रहे हैं आप लोग और कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, उनको से भी रिक्वेस्ट है कि आप दीजिए, इसको गलत ही दीजिए लेकिन दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोग को बता देता हूँ, आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा और मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के क्या किया जाए, सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब, तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। और आई होप आपने भी ऑप्शन बी दिया होगा और जितने लोगों का ऑप्शन बी रहा होगा सबका सही है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा कि दृष्टिपतल द्वारा कि पक्षमापी द्वारा कि प्रतारिका द्वारा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए स्टूडेंट कि क्या होगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है
किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में? पुतली द्वारा कि दृष्टिपटल द्वारा कि पक्षमापी द्वारा कि परितारिका द्वारा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट देखा इसका सही आंसर बता दिया। मैं वेट कर रहा हूँ और आई होप आपने सही आंसर बता दिया होगा। मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए और मैच करा लिया आप लोग कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो पक्षमापी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, जिसको याद है तो भाई उनको तो बात कुछ अलग है, और जिनको नहीं याद वो याद कर लें, प्लीज़ याद कर लें, क्योंकि यह सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको सही आंसर करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है कि प्रोटॉनों के द्वारा होता है कि न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए कि किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 18 का सबका सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को कई बार। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। आई होप सब लोगों ने सही आंसर दे रहे होंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसरों का और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आंसर अपना दे दिए हैं। सही आंसर मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। स्टूडेंट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगी? देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए समझने के लिए। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में किसमें अधिक प्रकाश होगी? स्टूडेंट हीटर में कि बल्ब में कि दोनों में बराबर होगा कि दोनों में से किसी में भी अधिक हो सकता है? कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति आपका तापदीप में भी उतना ही आपका उतना ही समान विद्युत शक्ति है और हीटर में भी उतना ही है। तो कह रहा है किसमें अधिक प्रकाश होगी? ठीक है, अगर दोनों में भी उतना ही दिया जाए विद्युत शक्ति, जितना तापदीप में दिया जा रहा है उतना ही विद्युत शक्ति आपका किसी हीटर में भी दिया जा रहा है, तो प्रकाश किस में सबसे अधिक होगी ये पूछ रहा है। हीटर में होगा कि बल्ब में होगा कि दोनों में बराबर होगा कि दोनों में से किसी एक में भी अधिक हो सकता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाक दे आंसर बताइए। अच्छा आप ही देख लीजिए, आपके घर में कोई बल्ब नहीं होगा तब बल्ब में आप एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि बल्ब में जितना शक्ति दिया जाए उतना ही शक्ति आपके हीटर में दिया जाए, तो सबसे अधिक कौन जलेगा? ठीक है, तो इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं और आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं। तो किसमें अधिक प्रकाश होगी? तो बल्ब में होगा। ठीक है, किसमें? बल्ब में होगा हमेशा। चलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आई होप जितने भी ऑप्शन बी दिए होंगे सभी लोगों का आंसर सही है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और यह टेस्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है चार ऑप्शन में से कि जो विद्युत शक्ति को सही निरूपित कर रहा है? आई स्क्वायर बटे आर कि वी स्क्वायर आर कि वी आई कि वी आई आर? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत शक्ति को सही निरूपित कर रहा है? ठीक है, अगर विद्युत शक्ति निकालना हो तो किस फॉर्मूले से निकल सकता है? बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। तो चलिए आई होप आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया है और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसमें कौन सा ऐसा पद जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है सही, तो वो होता है वी इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे वी आई जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, यही इसको विद्युत शक्ति को सही निरूपित कर रहा है। और यहाँ पे 20 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया, टेस्ट ले लिया। और आप लोग यहाँ पे रुकिए, अभी कोई जाना नहीं है, आप काउंट कीजिए, अभी जस्ट काउंट कीजिए और बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके क्या हुए हैं, ट्रू हुए हैं और कितने फॉल्स हुए, कितने गलत। स्कोर पूरा अच्छे तरीके से लिख के आना चाहिए। कमेंट में पढ़ता हूँ कि कौन सा बंदा कितना अच्छा मार्क्स किया है। ठीक है, चाहे हमारे चैनल से कोई बंदा पढ़ा तो कितने लड़के अच्छे स्कोर कर रहे हैं और आप लोगों का लेवल क्या इसमें तैयारी करने का और किस प्रकार एग्जाम में आप नंबर ला सकते हैं, मैं इससे अनुमान लगाता हूँ। समझ में आया? तो सभी लोगों को ये चीज़ जरूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आए आप लोगों का। तो चलिए स्टूडेंट आप लोगों ने दे दीजिएगा, इसका जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कितना सही है कितना गलत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए स्टूडेंट अभी से, और शेयर भी कर दीजिए। जैसे आप अपने अच्छे से टेस्ट देके अपना स्कोर बढ़वा रहे हैं ताकि आपका फ्रेंड भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, वो भी अच्छा मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना है, किसी कीमत पर करना है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और इसका एंजॉयमेंट कीजिए आप लोग।